और अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। के माध्यम से कार्य करवाया जाना है। स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य में जो भी व्यय होगा वह उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री ऋषभदेव जी की बड़े बाग स्थित भूमि पर नगर पालिका ऋषभदेव के माध्यम से नंदन कानन विकसित करने की स्वीकृति पत्रांक 1208.10 दिनांक 14/5/2024 द्वारा अनुमानित 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत समतलीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगे कार्य प्रगतिरत है। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री रणछोड़ जी जोधपुर व राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री कुंज बिहारी जी जोधपुर की रिक्त भूमि पर कार्यालय स्तर से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है, जिसमें 60 वृक्ष लगाए गए हैं। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम जी आमेर रोड जयपुर की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें 50 वृक्ष लगाए गए हैं। वर्तमान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नंदनवन कानन योजना अंतर्गत वाटिकाएं वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाकर संबंधित जिला कलेक्टर को डीएमएफटी फंड के माध्यम से उक्त योजना के विस्तार के तहत 14 स्थानों की भूमि चिन्हित की गई है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि ये योजना पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के आनन फानन में इसको शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जवाब में कहा है कि हमने अभी तक केवल 5 मंदिरों को इसमें हमने कार्रवाई चालू की है, जबकि योजना ये थी कि जयपुर के 37 मंदिरों के साथ 593 पूरे प्रदेश के मंदिर, इसमें आपको इस योजना को लागू करना था और वृंदावन की तर्ज पर इसको विकसित करना था। और आपने ये भी बताया कि केवल 14 मंदिरों को अभी तक भूमि चिन्हित की गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस हिसाब से बिना बजटीय प्रावधान के जो पिछली सरकार ने इस योजना को चालू किया, तो आप इसको क्या चालू रखेंगे या इसकी समीक्षा करेंगे? और आपने जो प्रगति बताई है उसके हिसाब से तो इसमें सालों लग जाएंगे। तो कृपया ये बताएं कि इसकी बजटीय प्रावधान है कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंदन कानन योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के साथ जुड़ी हुई राजकीय देव भूमियों के सुरक्षात्मक व्यवस्थापन हेतु पारंपरिक वृक्षों एक वनस्पति से भूमि विकास के साथ मंदिर संस्कृति के अनुरूप नंदन वन उपवन एवं नक्षत्र वाटिकाएं तैयार किया जाना है। इस योजना के तहत ऐसी राजकीय देव भूमियाँ सम्मिलित होगी जो अतिक्रमण मुक्त होकर विभाग द्वारा लीज पर नहीं दी गई है। ऐसी भूमियाँ जो कृषि प्रयोजनात उपयोग नहीं है होकर पहाड़ पर मगरी श्रेणी से वर्गीकृत प्राथमिकता से ली जाएगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो वो बात सही है कि पिछली सरकार में इसने इस योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था, इसलिए इस योजना ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सकी। अच्छी योजना है, लेकिन हम इसको समीक्षा करके आगे इसको लागू करेंगे। ओके, अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। मैं थोड़ा का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनका जो जवाब आया है वो तो हमेशा रटा रटाया है कि 1000 केस होने चाहिए, 12 केस होने चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और जो आज के जो अभी नए कानून बीएनए से भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 25 से ज़्यादा प्रखंड जिला न्यायालय की क्षेत्रदार कर आने की वजह से जनता को एडीजे कोर्ट कैंप की खोलने की एक अगर इच्छा शक्ति हो तो खोल सकती है। अध्यक्ष महोदय, करीबन 100 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर, अब मेरे विधानसभा में 2 एसीजेएम कोर्ट है, 2 एसीजेएम कोर्ट है। उसको मद्देनजर रखते हुए कम से कम
वैसे तो होना ये चाहिए कि वहाँ एडीजे कोर्ट खुले, अगर एडीजे कोर्ट संभव नहीं तो कम से कम कैंप कोर्ट की व्यवस्था तो करे। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल जो था, मंत्री जी माफ करना, बिराजो कि 5वां हिस्सा चित्तौड़ जिले को क्यों नहीं मिला, ये मैं जानकारी चाह रहा था। बैठ। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से चित्तौड़ में 67,86,000 रुपए जो पहले मगरा क्षेत्र में जो आवंटन हुए, कितने करोड़ में से? हैं? कितने करोड़ में से? उसमें अभी ये प्रश्न आप चर्चा कर लेना, हमने आप ध्यान रखना इनका। अभी मगरा क्षेत्र में 60 करोड़ में से 58 लाख आपको दिए। ध्यान रखने के लिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या? अगला प्रश्न श्री शंकर सिंह रावत। मंत्री महोदय, आपकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। अरे बैठो, बैठो माननीय सदस्य बैठे। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह जी, अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, जब आपका नाम पुकार जाए खड़े हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 225। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो जवाब आ गया है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पूछे, पूरे प्रश्न पूछे। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमारे जो सड़क पास की है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि वो 44 करोड़ का बजट उसके ऊपर एस्टीमेट था और 15 करोड़ ही पास हुए हैं, तो उसमें क्या है कि वो पूरी नहीं बन पाएगी, तीसरा हिस्सा भी नहीं बन पाएगा, तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उसको थोड़ी पूरी बन जाए, यही आपसे प्रार्थना है। क्या पूरी बना देंगे? कर दो, आज प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 14.01 के तहत इस सड़क के 15 किलोमीटर के लिए राशि 15 करोड़ स्वीकृत की गई है। इस सड़क के आंशिक भाग का अपग्रेडेशन वर्ष 2020-22 के मध्य करवाया गया है एवं कुछ भाग डीएलपी अवधि में है। तथापि यदि इस सड़क के उन्नयन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अगर लगेगा कि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसमें अधिक राशि और इसका हम लोग। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न जो मांगा था उत्तर आ गया। अरे आपका स्वभाव है, क्या पूरक, क्या पूछना है? अरे वो प्रश्न नहीं है। अतुल बंसाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 226। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस एवं आरपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। प्रकरणवार विशिष्ट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबी प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया परीक्षण उपरांत गुणों पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा माननीय सदस्य, पहला प्रश्न है, चूंकि जो सूची आपने उपलब्ध कराई है उसमें 2018, 19, 23, 22, 24 सभी प्रकरण वर्षों के लंबित है। कैसे विचाराधीन है। सन 2018 का एक प्रकरण है, सन 2019 का एक प्रकरण है, 2020 का कोई नहीं है, 2021 के 3 है, 2022 के 5 है, 2023 के 6 है, 2024 के 2 है। इन प्रकरणों में अलग अलग कारणों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। किसी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किसी में कोई स्टे है, किसी में और भारत सरकार की अनुमति बाकी है। अलग अलग कारणों के अलग अलग है। आप चाहेंगे तो कारणों सहित मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन अभियोजन की स्वीकृति जो लेट होती है और समय निकल जाने के जो समय देते हैं इतना लंबा स्वीकृति में
उसमें अभियोजक होता है वो येन केन प्रकरण उस मैटर को डिले करने में या अपने हिसाब से सेटल करने का प्रयास करता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव जब नीचे के कर्मचारियों पर पड़ता है तो वो भी अगर इस तरह के अभियोजन में लिप्त पाए जाते हैं, वो भी बचने का कोई न कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हो उनमें एक तो त्वरित कार्रवाई करें और दूसरा ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो उसके संबंध में स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शंका सही है। चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, ये बात सही है कि प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति शीघ्र मिले, उसका शीघ्र प्रोसिक्यूशन हो और उसका रिजल्ट जल्दी आवे। चाहे उसका अपराध नहीं है तो उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाती है, तुरंत निर्णय मिल जाएगा मेरा कोई अपराध, और अपराधी है या कोई गुनाह किया है तो उसका रिजल्ट मिल जावे। लेकिन आज तक की जो भी मैंने देखा है उसमें कोई न कोई कारण से प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है। हम प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति मिले और गुणों पर उसके विरुद्ध निर्णय हो। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। माननीय कुछ कहेंगे? हो गया, 2 प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, 2 प्रश्न हो मैं गए। ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें कि पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया है? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीने में जवाब दे रहा हूँ। नहीं है मूल आप प्रश्न। सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो। सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी? यही तो पूछ रहे हम कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसपे सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे। बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीत विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल। आ गया? माननीय अध्यक्ष जी, अरे नहीं आया तो ये आपको, आप कौन बोला? जिसका प्रश्न था उसको आ गया, और इनका हो गया, उनका प्रश्न था मैंने दे दिया। तो आप कौन होता है पूछने वाले? आप बैठिए, अंकित नहीं होगा, बैठिए। मैं ये रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे अन्य व्यवस्था के। ये आप ही सदन चला रहे हो क्या? ये आप ही सदन चला रहे हो क्या? सदन आप नहीं चलाओगे, सदन मैं चलाऊंगा। नो श्रीमान, नो, नॉट एट ऑल। नहीं तो मुझे प्रस्ताव लाने के लिए कहना पड़ेगा, मुझे प्रस्ताव लाने के लिए कहना पड़ेगा। आपके लिए प्रस्ताव लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। जवाब आपके अनुसार नहीं आएगा। आप जो चाहोगे जवाब आएगा क्या? जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, अरे आप कृपया, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, प्रश्नकाल में आपको व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है, वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। प्रश्न संख्या 227। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन ये है, हमने इन 8 माह में 11 स्वीकृतियां जारी कर दी है प्रोसिक्यूशन की 11A में। हो गया। और एक लाइन और, एक मिनट। अब मेरा कोई अनुमति नहीं है इस प्रश्न में। मेरा निवेदन है, आप बैठे 100 प्रश्न पूछना, 100 का जवाब मिलेगा। सदस्य को लेकिन सुनने, मैं जवाब पूरा कर दूं, मेरा जवाब तो पूरा कर दूं भाई साहब। बैठिए। अरे मेरा जवाब तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? माननीय सदस्य,
आप ही चाहते हो कि आप जैसे साहब जवाब दो, वो नहीं मिलेगा। जवाब वो मिलेगा जो तथ्यों पर आधारित है। जवाब वो मिला जो हमने काम किया है। वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। जवाब मिलेगा जो तथ्यों पर है। 11 स्वीकृतियां हमने दी 8 महीने में। अब आप बता दो 5 साल में कितनी दी? क्या तमाशा है? हमने 8 माह में 11 दी, 5 साल बता दो कितनी दी? कर रखा है। अध्यक्ष कुछ भी नहीं है क्या? अध्यक्ष मानते नहीं हो? कई बार कह चुका है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, फिर लगातार खड़े हो रहे हो। हमारा प्रश्नकाल भी नहीं चलने देना चाह रहे हो। अगला प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 227। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबई में चरस डेयरी प्लांट स्थापित है। उक्त प्लांट में वर्ष 2023-24 में औसतन 5133 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया गया। माहवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2। उक्त डेयरी प्लांट में 25,000 लीटर दूध प्रतिदिन संकलन की क्षमता है। जी नहीं, उक्त डेयरी प्लांट में दूध संकलन की क्षमता के अनुरूप दूध संकलन के लिए नहीं आता, क्योंकि बबई नीमका थाना क्षेत्र में जो बीएमसी स्थापित है, उन बीएमसी समितियों पर संकलित लगभग 8,000 लीटर दूध चरस डेयरी प्लांट पलसाना में सीधा संकलन हो रहा है। वर्तमान में 34 समितियां एवं 3 संकलन केंद्र क्रियाशील है एवं वंचित क्षेत्र में संकलन केंद्र शीघ्र स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरक प्रश्न संख्या 1, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित डेयरी प्लांट, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उसके बावजूद भी चालू नहीं हो पाई है, जिसके कारण दूध पैकिंग, दही पैकिंग, छाछ पैकिंग, पनीर पैकिंग, श्रीखंड पैकिंग इत्यादि का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय जी, ये बताने की कृपा करें कि प्रोसेसिंग यूनिट को प्रारंभ किया जाएगा, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी संयंत्र सीकर एवं झुंझुनू दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना सीकर के अधीनस्थ है, जिसमें 21 जनवरी 2022 से दूध संकलन प्रारंभ किया गया था। यह संयंत्र विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी एवं नीमका थाना क्षेत्र के दूध उत्पादों को हितों को ध्यान में रखते हुए देवनारायण परियोजना में स्थापित किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी प्लांट में 34 समितियां व 3 संकलन केंद्र है, बीएमसी एक भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी प्लांट से जुड़ी हुई 16 ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां अभी नहीं खुली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध समितियां कम होने से दूध संकलन कम हुआ है। जो दूध आ रहा है उससे प्लांट नहीं चल पा रहा है। प्लांट को चलाने के लिए समुचित दूध की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन 5133 लीटर दूध संकलन होता है, जबकि प्लांट की क्षमता 25,000 लीटर है। अब वर्तमान में आ रहे दूध को ठंडा करके चरस प्लांट पलसाना क्षेत्र में भेजा जा रहा है। दूध संकलन हेतु वंचित 16 ग्राम पंचायतों पर दूध समितियां खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूध की आवक बढ़ाएंगे और दूध की आवक पर्याप्त मात्रा में होगी तो बबई प्लांट में दूध की प्रोसेसिंग की कार्रवाई की जाएगी और प्लांट को चालू किया जाएगा। माननीय सदस्य। पूरक प्रश्न संख्या 2, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ग्राम स्तर पर दूध संकलन समितियों का गठन आज तक नहीं हुआ है, कब तक ये गठन हो जाएगा और समितियां खोलने का विचार है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 नई सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की है और इसी के तहत जो बबई क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायतों में समितियां नहीं है, उनमें समितियां खोलने की कार्रवाई जारी है और शीघ्र समितियां खोलेंगे। अगला प्रश्न है श्री महेंद्र पाल मीणा, प्रश्न संख्या 228। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात पर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस प्रश्न का खंड 1। जी हां, विधानसभा क्षेत्र जमालगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मुख्य न्यायालय जयपुर जिला पर स्थित है एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए उस क्षेत्र के प्रकरण निर्धारित मापदंड अनुसार
1000 से 1200 से कम है। खंड 2, किसी स्थान पर न्यायालय की स्थापना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जमरावगढ़ में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचाराधीन लंबित है। भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार जमरावगढ़ के क्षेत्र में प्रकरण लंबित होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमरावगढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा और अति पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी थाने हैं। केवल यहाँ सिविल न्यायालय एवं कनिष्ठ खंड मजिस्ट्रेट ही बैठता है। मेरी सदन पर मांग है कि यहाँ पर वरिष्ठ खंड न्यायालय और अतिरिक्त जिला न्यायालय एडीजे कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यह मांग बहुत काफ़ी समय से की जा रही है। साथ ही सिविल कोर्ट, सीनियर डिवीजन एडीजे कोर्ट की यहाँ जरूरत है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सदन की मेज पर रखे। मांग नहीं होती इसमें, प्रश्न पूछो। हाँ, प्रश्न यह है कि जिला न्यायालय एडीजे कोर्ट क्या सदन की मेज पर रखे? यदि मंशा है तो कब तक खोलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मांग वाजिब है। इनके यहाँ अभी एक सिविल कोर्ट है और इनकी मांग ये है कि एक एडिशनल सिविल कोर्ट और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज खोला जाए। परंतु जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है, उस निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इनके यहाँ इनके क्षेत्र से सिविल केसेस सिर्फ 401 और क्रिमिनल केसेस 102, कुल 503 केसेज ही है और इन केसेस की नियरेस्ट जयपुर स्थित जिला न्यायालय में एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है। फिर भी आपका जो प्रस्ताव है कि हमारे यहाँ एडिशनल सेशंस खोला जाए और एडिशनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट खोला जाए, चूँकि मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सामने विचाराधीन है, वहाँ से जैसा भी प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार कर आपका यहाँ कोर्ट खोलने की प्रक्रिया को भी अपनाई जाएगी और गंभीरता पर इस पर विचार कर कोई न कोई न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न है भेराराम। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी। जो प्रश्न संख्या 229। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक योजना के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि विभाग के अधीन पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के रूप में संचालित है, के तहत विगत 3 वर्षों में जोधपुर जिले में कुल 15,298 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 12,077 को अनुदान मिला तथा 2,724 आवेदक अनुदान। जो माननीय मंत्री महोदय जी, थोड़ा आप ऐसे जोर से पढ़ेंगे या माइक आपके नजदीक होगा तो आवाज आएगी? जी हाँ, लंबित देनदारियों का समावेश वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में किया गया है तथा उनके निस्तारण हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो रही इस राशि के अनुरूप बजट आवंटन किया जा रहा है। खंड 4। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना जारी की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले को गत वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान जारी 10,885 हेक्टेयर की कार्य योजना को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु 16,256 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। माननीय सदस्य। जो माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत जो गत सर्वे के लंबित जो अनुदान है उनकी बकाया भुगतान किसानों को करने का कोई समय पीरियड है या कब तक कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आपने ज़मीन ली है 10,000 आपके 885 हेक्टर, आपने इसको बढ़ा के आपने 16,256 की है, इसका क्या क्राइटेरिया है? आप ऐसा ज़मीन को किस आधार पे बढ़ाते हो या किस आधार पे घटाते हो? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि बाकी है वो SC ST के लोगों की भी बाकी है, उसको हम बहुत जल्दी भुगतान कर देंगे। माननीय सदस्य, और प्रश्नकाल में सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर बैठे। जो तो दूसरी सीट पर बैठ के फिर सुनते नहीं है। सभी से मेरा आग्रह है, सभी कम से कम प्रश्नकाल में तो अपनी सीट पर बैठे। चलिए, जो जहाँ बैठे हैं अपनी सीट पे आइए। जो सामान्य श्रेणी की बाकी है उसको लगभग हम 15 अगस्त तक भुगतान करेंगे, परंतु ये भुगतान नहीं हुआ उसका कारण पूर्ववर्ती सरकार है, क्योंकि उनके किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं थी, किसान विरोधी सरकार थी। माननीय सदस्य ने यही पूछा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो डिमांड के आधार पर ये क्राइटेरिया बनता है कि पिछली बार कितने आवेदन आए थे और कितने लोगों को कितना पैसा हमारे पास था, उसी अनुपात के हिसाब से हम अगली डिमांड करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्य तय करते हैं। अगला पूरक। ये जो है जितने भी आवेदन आते हैं उस आवेदनों को बहुत सारे अधिकारी तो बिना देखे ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय जी से ये रहेगा कि आप उन अधिकारियों को ये बताइए कि भाई आप इनके आवेदनों को बिना देखे ही ऐसे कुछ एक को रिजेक्ट कर देते हैं, और एक जो ज़मीन का हेक्टर वाला क्राइटेरिया है ये आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका कोई क्राइटेरिया तो है कि किस आधार पर आप इनको यदि घटाते हो या यदि किस आधार पर बढ़ाते हो। माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जिस प्रकार की डिमांड होती है उसके आधार पर अगले वर्ष में हम टारगेट तय करते हैं। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 230। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मुझे पास जवाब आ गया है, आपका आ गया हो तो मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने जवाब दिया है 30 से 50 बेड क्षमता का विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पदमपुर हॉस्पिटल में अभी 150 बाई 225 की जगह खाली पड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 30 बेड से 50 बेड की क्षमता आप कब तक बढ़ा दोगे? जगह खाली पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदमपुर विधानसभा के अंदर 8 CHC हैं, 12 PHC हैं और 114 SHC हैं, सब सेंटर। 8 CHC है जो कि एक बहुत ही भारी मात्रा है। पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसी सिंहपुर, गतसिंहपुरा, ये सब आपकी CHCs है। 25/10/2021 को जब आपकी सरकार थी और आदरणीय आपके स्वर्गीय आपके पिताजी MLA थे, वहाँ पर 25/10/21 को 76 लाख और 96,000 का बजट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो है सैंक्शन दिया गया, और जो कार्य था उसकी अवधि थी कि 31 दिसंबर 2024 को कंप्लीट किया जाए। इसके अंदर 30 से 50 जो है बेड्स बढ़ाने थे, और टोटल जो बजट जो है आपके 2021-22 के अंदर आप ही की सरकार ने लगभग 32 करोड़ रुपए आपके हॉस्पिटल्स के अंदर स्वीकृत किए थे, जिसके अंदर केवल 617 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को, आपके पिताजी, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपको और हम आपको ये जो आपके जो बेड्स जो 30 से 50 बढ़ाए जाने हैं, इसके अंदर मैंने जानकारी ली। मैंने कहा कि क्या 20 बेड बढ़ाने के लिए एक मंजिल विस्तार करके हम कर सकते हैं? उनका बिल्डिंग की जरा कमज़ोर है, मैंने कहा स्टिल्ट के ऊपर लगा के कर सकते हैं।
उन्होंने कहा नहीं वो भी संभव नहीं है, तो वहाँ पर कुछ क्वार्टर्स वगैरह जो कुछ है फालतू में पड़े हुए उनको डिसमेंटल करके हम आपका 30 से 50 बेड्स का कार्य हम शीघ्र चालू करेंगे और हम इनको कंप्लीट करेंगे। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है सर, मेरी विधानसभा के ब्लॉक करणपुर में टाइफाइड, वायरल और बुखार से काफ़ी बीमारी फैल चुकी है, जिससे 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। तो वहाँ 10 पद स्वीकृत है और डॉक्टर सिर्फ 3 हैं। यही हाल पदमपुर में। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये पद कब तक भर दिए जाएंगे पदमपुर और करणपुर में? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इन्होंने जो पूछा उसके दायरे में नहीं है, लेकिन आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जो 50,000 जो हम पद नवंबर तक लेंगे, और एज अ मिनिस्टर मेरा सबसे भारी इस विभाग के अंदर अगर फोकस रहेगा वो रहेगा, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारे एमएलएज हैं, कि मेरा सबसे भारी चैलेंज और मेरी सबसे भारी जो मेरी टास्क रहेगी वो कि राजस्थान के हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्त पद नहीं रहे, इसको शीघ्र करेंगे। ये करणपुर का बहुत सेंसिटिव मैटर है साहब, जल्दी करवा देना थोड़ा। घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 231। माननीय मंत्री जी। जवाब मेरे पास, जवाब मिल गया? जवाब तो मेरे पास आ गया। चलो राजो, पूरा प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ न तो सर्वे हुआ है न मुआवजा मिला है किसानों को। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, पाला और अधिक वर्षा के कारण जो नुकसान किसानों का कितना जिलेवार हुआ है और उसकी क्या संख्या है, और नुकसान का कितना मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया है। एक आपने लिखा है इसमें जवाब में कि एसडीआरएफ के निर्देशों के अंतर्गत राशि कौन से किसानों को प्राप्त करने का हकदार है। तो ये कौन सी क्या मापदंड है, एसडीआरएफ का क्या तात्पर्य है, और ये किन किसानों को इसके माध्यम से राशि मिलेगी? मेरा मंत्री जी से पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एसडीआरएफ के अंदर हमें आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा के ओलावृष्टि के भारत सरकार से अलग से 12 ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं नियम, उसके अनुसार हमें राशि वितरित की जाती है। उसमें आज दिन तक 5 वर्षों में भारत सरकार से 10,314 करोड़ 44 लाख रुपए राज्य सरकार को प्राप्त हुए। 2020, 21, 22, 23, 24 तक तो हमने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वितरित की गई कृषि आदान प्रदान राशि जिलेवार आपको सूची दी गई है, और फसल खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता। अधिकृत प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट 33% जो खराबा होता है उसके आधार पर की जाती है, और इससे अधिक अगर फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स के प्रावधान अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुसार भुगतान किया जाता है। परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, क्या सरकार इस प्रकार के नुकसान और मुआवजे को बढ़ाने का इरादा रखती है, और पाला और जो वर्षा से किसानों को नुकसान होता है, क्या उनके भी कोई मापदंड है, उनको भी नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है, उसके अभी खुलासा करें। जबकि बरसात से और पाले से, ओड़े से भी ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहायता राशि देने का 6 महीने के अंदर अंदर जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके अनुसार उसको सहायता दी जाती है। 6 महीने के बाद भी विभाग स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर उसके आधार पर उसका भुगतान किया जाता है।
इनको बढ़ाने का विचार करती है सरकार, जैसे पहले से अब आगे नुकसान का जो भुगतान है उसको बढ़ा सकती है। श्री दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री शांति धारीवाल। प्रश्न संख्या 233। ये इनका अधिकार, ब्राजो आप नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 1 जनवरी 2023। आप कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका। आ गया। अच्छा, माननीय मंत्री जी, ब्राजो आप पूरा प्रश्न पूछो। मेरा पहला प्रश्न ये है कि रंगे हाथ पकड़े गए और जिनका इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, वो प्रोसिक्यूशन सेक्शन के लिए केंद्र सरकार के पास कितने प्रकरण भेजे गए? बस पूरी, और कितने प्रकरण तो भेजे गए और कितने पेंडिंग, कितने वहाँ से मंजूरी होकर के आई और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के अलावा भी वेस्ट बंगाल में आपने एक प्रकरण भेजा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी आपने 2 प्रकरण भेजे, वो भी आज तक नहीं आए। पहला प्रश्न तो ये है मेरा, इसका जवाब दे दें आप। अरे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31/5/2024 तारीख तक रंगे हाथ जो है वो 182 ऑफिसर्स कर्मचारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होके वो पेंडिंग है, और वो मैंने आपको परिशिष्ट ग के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी पूरे जो नाम है ये परिशिष्ट ग में है। आप बोले तो आपको या तो मैं भेज दूं। है वो परिशिष्ट आ गया। हाँ ठीक है सर। आप अच्छी तरह से 182 के फिगर्स है। मेरा निवेदन ये है कि आप खुद ही अच्छी तरह से देख लेना। मेरा सवाल केंद्रीय सरकार पे था एक बात, और 1 जनवरी 23 से लेकर के और मई 2024 तक का सवाल था। वो केंद्र सरकार को आपने कितने भेजे कितने नहीं भेजे उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप मुझे लिख के दे देना, लिख के भिजवा देना। मैं दूसरा सवाल है कि मैंने जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि 1 जनवरी 23 से लेकर के